दर्द इतना था कि उस रात दिले वहशी ने हर रगे जां से उलझना चाहा, हर बुने मुंह से टपकना चाहा, और कहीं दूर तेरे सहन में गोया पत्ता पत्ता मेरे अफसुर्दा लहू में धुल कर हुस्ने माताब से आजुर्दा नजर आने लगा। मेरे वीराना तन में गोया सारे दुखते हुए रेशों की तनाबें खुलकर सिलसिलावार पता देने लगी रुखसते काफिला शौक की तैयारी का। और जब याद की बुझती हुई शम्मों में नजर आया कहीं एक पल आखिरी लम्हा तेरी दिलदारी का, दर्द इतना था कि उससे भी गुजरना चाहा। हमने चाहा भी मगर दिल न ठहरना चाहा। यूज योर हार्ट टू बीट हार्ट ब्रेक। आज दिल का आलमी दिन है पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसे मनाया जा रहा है। और इसी हवाले से एक बड़े ही खास एक्सप्रेसो लेकर मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। और मुझे लग रहा था शो का आगाज होगा ना तो एक आध शेर तो यहाँ से भी आएगा। सुना देता हूं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अच्छा फिर मैं जाऊं, मैं नहीं ठीक है। मुझे लग रहा था कि ये शेर और शायरी का सिलसिला चल निकलेगा क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है और हमने सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से हम कैंपेन कर रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से बेसिकली हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कि आपको इस दिन की अहमियत के हवाले से पता चले। और आज तो हमारा पूरा कह लें कि हर शो में हर थोड़ी देर बाद आपको वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से कुछ ना कुछ धक धक की आवाजें आती रहेंगी, दिल के आसपास घूमेंगे। फख्र हो रहा है, अच्छा लग रहा है एक्सप्रेसो का हिस्सा होने भी। क्योंकि जब भी कोई सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात आती है वी स्टैंड्स एट फर्स्ट, हम सबसे पहले उस रिस्पांसिबिलिटी को लेते भी हैं, आप तक पहुंचाते भी हैं। आज आपके दिल की सेहत के लिए क्या जरूरी है, आपके दिल की हिफाजत कितना इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज को लेकर दीगर जो अमराज हैं उसका लिंक क्या है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज को लेकर, सारे मामलात पे हम बात करेंगे। आपके दिल की हैसियत से, दिल की अहमियत को लेकर कि आपके लिए दिल की सेहत कितनी जरूरी है, आपने ख्याल कैसे रखना है और खुश कैसे रहना है। बहुत सारी दिल की बातें होगी। अभी हम जरा आपको दिल दिया गल्ला करेंगे आज। हाँ, और अभी हम आपको बताएंगे हेडलाइंस। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज का कौमी इदारों के खिलाफ ऐलान जंग। ज़ेर हिरासत ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब आज रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश करेगा। वजीर आजम और आर्मी चीफ का एक साथ खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। उम्र छोटी मगर सोच बड़ी, मौसमियाती खतरात को फने मुसव्वरी से उजागर करने वाली फातिमा फराज होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में प्राइमरी स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक फैसला आज होगा। पाकिस्तान दुनिया की तवील तरीन ग्लेशियर्स की सरजमीन, वुल्कन हुंजा में काले ग्लेशियर्स तक कैसे पहुंचा जाए, दिखाएंगे सफर है शर्त। जी, वुल्कन की सैर भी होगी और बहुत सारी और बातें भी होंगी, लेकिन आपको बताएंगे आज क्या। सबसे पहले रोजनामा एक्सप्रेस। वैसे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी है कि ट्रंप ने 10 साल से टैक्स नहीं दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है, लेकिन ये खबर नहीं है। लीड स्टोरी की बात करेंगे रोजनामा एक्सप्रेस की। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जमानत मुस्तरद शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए जी। हुकूमत मेरी जबान बंदी चाहती है, नैब 250 साल भी लगा रहे, धेले की करप्शन नहीं मिलेगी, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर का ऐसा कहना है। नैब हवालात मुंतकिल हो गए, घर से दवाएं मंगवाने की इजाजत। जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। हाई कोर्ट के बाहर कारकुनों के नारे। 58 वॉल्यूम्स में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई शहादत नहीं मिली। उनके वकील का कहना था मनी लॉन्ड्रिंग से 7 अरब के असासे बनाए, दौरान तहकीकात तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। नैब का ये मौका था। इसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात की। इमरान शोज डेवलपमेंट फंड्स फॉर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, पीएम विशेस इंट्रा अफगान डायलॉग सक्सेस फॉर रीजनल पीस स्टेबिलिटी। Prime Minister Imran Khan on Monday assured the provision of funds for the socio-economic development of tribal districts of Khyber Pakhtunkhwa. It's a good news and इन्होंने इस हवाले से कहा है कि funds दिए जाएंगे properly इन districts को और जो भी development के काम है उनको तरक्की पे दी जाएगी। कल इंपॉर्टेंट विजिट था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ का, इस पे भी हम बात करते रहेंगे। अफगान अमल में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया।
तापी गैस समेत कई मंसूबे आगे बढ़ेंगे। ये मसालती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला साहब जो पाकिस्तान विजिट में हैं, उनका कहना और ये सुपर लीड है हमारी रोजनामा एक्सप्रेस की। खित्ते की तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर, शरपसंद अनासर पर नजर रखना होगी। पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पर मसालिहाना किरदार अदा करते रहेंगे, ये कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वफाकी वज़ीर ख़ारिजा। सो इस स्टेटमेंट के साथ ही जनाब हमारा आज के अखबार सेगमेंट खत्म हुआ, लेकिन आज की बड़ी खबर बाकी है और कुछ पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है बड़ा हाई है, इसी पे बात करेंगे। आज की बड़ी खबर आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला रुकने वाली नहीं है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे। जी, बड़ी खबर में बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया और अपोजिशन का शदीद रद्द अमल देखने में आया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौमी इदारों को निशाने पर लिया और इल्जाम लगाया कि नून लीग को तोड़ने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई हैं। नवाज शरीफ की तकरीर पर अमल दरामद जरूर होगा। मरियम नवाज ने धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उन्होंने कौमी इदारों पर शदीद तनकीद की, उनमें सियासत में मुलविस होने का इल्जाम बार बार दोहराया। उधर हुकूमती कैंप्स में भी जवाबी मीडिया टॉक्स की गई। शेख रशीद ने मरियम नवाज को मुल्की निज़ाम के लिए और इस सिस्टम के लिए खतरा करार दे दिया और दावा किया कि दिसंबर और जनवरी में झाड़ू फिरेगा और तमाम बदउनवान होंगे। अपनी बात पे बज़िद हैं शेख साहब। उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने कहा था गिरफ्तारी होने वाली है। कुर्बानी के वक्त भी आपको याद होगा उनकी स्टेटमेंट्स और अब भी कह रहे हैं। खैर, इस वक्त हमें जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं ऑन वीडियो लिंक। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो सारी जो सिचुएशन बन गई है इसको कैसे देख रहे हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। खास तौर पर हम नैब के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि अपोजिशन की APC के बाद अब नैब एक्टिव हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जी चूँकि FATF पे कानून साजी हो गई, कल एक ट्वीट भी की हामिद मीर ने, उस पर भी ऐसे लगा कि जैसे हुकूमत ने कुछ दानिस्ता तौर पे किया। ये जो नोटिस भेजे जा रहे हैं अपोजिशन रहनुमाओं को और APC के बाद इतनी तेजी से गिरफ्तार किया जाना शुरू किया गया, इसकी वजह क्या है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नैब वक्तन फक्तन एक्टिव तो होता रहा, मुझे इसमें कोई अजीब चीज नहीं लगती, कोई नई बात नहीं लगती। बात जो देखने की है वो ये है कि क्या आज दिन तक नैब ने और अदालतों ने मिलकर किसी केस को पाया तकमील तक पहुंचाया? अगर वो ज़हन में रखें तो ये सारी कार्रवाइयां बेकार हैं, इनसे अवाम को क्या फायदा? तो आप देख लीजिए कि ये केस भी इसी तरह चलेगा। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 250 दफा भी ये कर लें तहकीक तो ये साबित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बड़ी महारत से काम किया है और वो मुतमईन है, उनको पूरा एतमाद है कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। और क्या चाहिए? शहबाज साहब बाहर आ जाएंगे बच के। तो ये सिर्फ एक वक्ती तमाशा है, आप इससे बहुत ज्यादा सीरियसली इसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, कल शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौमी इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया। आप क्या इस हवाले से आप कहेंगे, क्योंकि शेख रशीद ने भी उन्हें मुल्की निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया, नून लीग का ये बयानिया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, ये झूठ के अलावा इनके पल्ले है कुछ नहीं। इतना झूठ बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि इंसान सोच के भी शर्म आ जाती है, लेकिन इनको नहीं आती कोई। ये वो लोग हैं जिनके अंदर इतनी जुर्रत थी कि ऐसे बड़े बड़े ओहदों पे रुतबे अपने बना के बैठे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली डॉक्यूमेंट्स जालसाजियां करते रहे। और दूसरी तरफ ये है कि ये भी ज़हन में रखिए कि मियां साहब पिछली 2 दहाइयों से 20 साल अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ है, बेपनाह साजिशें की। अपना हिसाब दें, आपने हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था वो गायब करवाया, अगर वो खुल जाता, वो सामने आता, तो हर केस इनका मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा पूरा साबित हो जाता। तो ये इस तरह बच बचा के हर दफा इनको अक्सर औकात अदालतों से फेवर्स मिलती रही हैं, रिलीफ मिलते रहे हैं। तो जब कभी थोड़ा सा भी इनके जरा से भी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो फिर ये चीख उठते हैं, अदालतें भी बुरी हो जाती हैं, बाकी सारा पाकिस्तान खराब हो जाता है। ये बदकिस्मत मुल्क है जिसको लंदन से बैठ के चलाते हैं, कभी दुबई से बैठ के चलाते हैं। ये कोई तरीका है इन लोगों का?
ठीक है। ये कतन अच्छा, इससे हल नहीं है कि उनको हुकूमतों में बिठाया। ठीक है जनरल साहब, मरियम नवाज ने कल एक और इम्पॉर्टेंट बात की। जब उनसे पार्टी के अंदर तकसीम के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयानी का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपको लगता है कि नून लीग ये इस बयानी का बोझ उठा पाएगी, जो कि बड़ी हार्ड लाइन है नवाज शरीफ की? नहीं, नून लीग में तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें भी मिलते हैं, बात करते हैं नून लीग के लोग कई कि जी हम इस तकरीर के साथ नहीं हैं। लेकिन बात यह है, आप इस बात को समझें, ये मियां साहब का एक जाती मसला है। आप देखिए कि तकरीर में उन्होंने कहा क्या, कौमी मसाइल पे खास बात नहीं हुई। वो वहां से शुरू हुए जिस दिन से उनको परवेज मुशर्रफ ने निकाला था। सही। उस वक्त की बात उन्होंने की कि वहां पे आपके वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से बंदूक की नाली के ऊपर निकाला गया और फिर दीवारें फैलान के ये हुआ वो हुआ। वो अपना दुख नहीं भूले। कभी मियां साहब को तसल्ली से आराम से बैठ के ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि उनके अंदर तो नहीं कोई खराबी कि उनका सींग हर किसी से फंस जाता है। जिधर देखें कभी किसी के साथ उनका मसला, कभी आप देखिए गुलाम इसाक खान के साथ क्या झगड़ा था कि मैं सदर की ताकत नहीं मानता, मैं डिक्लेरेशन नहीं मानता। असल दुख ये है कि मियां साहब मांगते हैं वो सब कुछ जो आइन भी उनको इजाजत नहीं देते, एक एब्सोल्यूट पावर कि कोई पूछने वाला ना हो। सही। और अब दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं जी वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत तो आपने देनी थी भाई, वोट आपको मिला, हमें तो नहीं मिला। ठीक है। इज्जत हमसे मांग रहे हैं। ऑपोजिशन ने भी इल्जाम लगाती है कि हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी जो है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली करवाना है, और इनका पर्पस भी बेसिकली ये है। क्यों कौमी सलामती के मामले को इतना सियासत की नजर किया जा रहा है? देखिए, इसमें गलती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, इमरान खान। इतना सेंसिटिव मसला है, इतना इंपॉर्टेंट इशू, और आप जनाब स्पीकर को कह रहे हैं कि आप मीटिंग कर लें। भाई आप सेंसिटिव इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप क्यों नहीं लोगों को बुलाते? आप बैठे हैं मजे से और अपनी अना सजा के बैठे हुए हैं। क्या इस अना के ऊपर बाकी सारे मुल्क के मफादात को कुर्बान कर दिया जाए? ये तो गलत है ना। अना सबकी होती है, लेकिन जहां मुल्क के मफादात आ जाते वो पीछे रह जाती है। आपकी अना, जाती अना पर कोई हैसियत नहीं रखती। और इसी तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि ये ऐसा इशू नहीं है कि इसके ऊपर सियासत की जाए। लिहाजा सबका रवैया गलत है, लेकिन ज्यादा मैं इसका मुर्द इल्जाम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को समझता हूं। आपके गवर्नमेंट को बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी दिखानी भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। बात कर रहे थे हम इस अहम इशू के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान का मामला इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा नाजुक भी है। हुकूमत को डेफिनेटली अपना बड़े कद होने की वजह से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी का सबूत देना पड़ेगा। इस पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेंगे, और ब्रेक में आपने कहीं नहीं जाना। हमारा बहुत पावर पैक शो है, वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से दिल की बातें करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये शेर मिर्जा गालिब ने अपने दिल की कैफियत बयान करने के लिए लिखा था, मगर मौजूदा दौर में दिल की बीमारियों और सेहत से मुतालिक दुरुस्त बैठता है। दिल वो उज़्व है जिसे इंसानी वजूद का मरकज करार दिया जाता है। ये अहम और जरूरी तवानाई वसूल करता है और जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुँचाता है, मगर कभी कभी मामलात कुछ बिगड़ भी सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 17.5 मिलियन अफराद हर साल दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। दुनिया के कई दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी दिल की बीमारियां इंसानी हलाकतों की सबसे बड़ी वजह हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाले 1/3 बच्चों को मुस्तकबिल में अमराज़ क़ल्ब का सामना करना पड़ सकता है। दिल की बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजह मालूमात की कमी, जहनी दबाव, तंबाकूनोशी, शुगर, ब्लड प्रेशर, आराम पसंदी, नमक का ज्यादा इस्तेमाल, गैर मुतहर्रिक तर्ज जिंदगी, मोटापा और बाकायदगी के साथ वर्जिश न करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज़ क़ल्ब से बचाव का आलमी दिन वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद दिल के बढ़ते अमराज के मुनासिब इलाज के मुतालिक अवामी शऊर उजागर करना है। तिब्बी माहिरीन हार्ट अटैक को जिंदगी का अव्वलीन दुश्मन करार दे चुके हैं, लिहाजा
भरपूर जिंदगी जीने के लिए जीवन गाड़ी के इस इंजन का ख्याल रखें। दिल को संभालें बात बिगड़ने से पहले। आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है और इस हवाले से आपने एक खुसूसी रिपोर्ट भी देखी। दिल की सेहत और उससे मुतल्लिक तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर जावेद ताई, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। इनसे हम भी सवालात करेंगे और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अभी हमारे साथ लाइव क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन होगा जिसमें हमारा नंबर है व्हाट्सएप 0345672422। इस पे आप मैसेजेस करके सवालात कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है और आज के इस दिन का थीम है यूज हार्ट टू बीट हार्ट ब्रेक। अगर आप अपने दिल को, सेहतमंद दिल को इस्तेमाल करेंगे तो अपने दिल को टूटने से बचा सकते हैं। और गालिब का शेर तो बहुत ही ज़बरदस्त गमाजी करता है, हमने शुरू में भी पढ़ा था और पैकेज में भी शामिल था। डॉक्टर साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, इट्स एन ऑनर टू हैव असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर जावेद ताई विद अस, और उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि वो इस दिन को कैसा समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को लेकर। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बताइए हमें आज के दिन की एक तो पाकिस्तान को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है और दुनिया को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अभी मैं नोटिस कर रहा था 17.5 मिलियन पीपल इसका शिकार होते हैं इन अ ईयर। दैट्स अ बिग नंबर। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। हार्ट डिजीज़ जो है वो नंबर 1 किलर है दुनिया भर में और 17.5 ऑलमोस्ट 18 मिलियन लोग हर साल इसका शिकार होते हैं दुनिया भर में। और पाकिस्तान में भी तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। सही। तो उस हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एज़ फार एज़ हेल्थ गोज़। और उसमें ये कि ये सिर्फ मर्दों को अफेक्ट नहीं करता बल्कि ख़वातीन को भी इक्वली अफेक्ट करता है। तो दोनों मर्दों और ख़वातीन में ये सबसे बड़ी वजह है अमवात की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी बेसिकली अगर हम बात करें वजूहात क्या हो सकती है? हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे हैबिट्स है, क्या रीज़न क्या है कि पाकिस्तान समेत अगर हम दुनिया भर में बात करें, जिस तरह से अभी मेंशन भी किया कि शरह अमवात बहुत ज़्यादा है? अभी जैसे हम देख रहे थे कि दिल की जो बीमारियां हैं उनकी जो वजूहात या रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ज़ियादतीस है, उसके अलावा जो है वज़न का बढ़ना या मोटापा है, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज का ना होना है, तंबाकू नोशी चाहे वो किसी भी शक्ल में हो उसका होना, और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि अभी रिसेंटली या जिसे कह सकते हैं पिछले चंद सालों में सामने आई है वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन या माहौलियाती आलूदगी, जो कि एक बड़ी वजह बन रही है दिल की बीमारियों की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है बैलेंस रखना इस सारी सूरत हाल में। एक होता है कि हमारा फ्री लाइफस्टाइल होता है, बीइंग पाकिस्तानीज और बीइंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, हमारा एक बड़ा खुला डुला लाइफस्टाइल है, खाना, ऑयली ग़िज़ाएँ, पोल्यूशन का आपने भी जिक्र कर दिया, इसके साथ हम चलते रहते हैं। देन अ टाइम कम्स, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ECG ख़राब आ गई, एकदम से 360 चेंज करना पड़ जाता है और उससे एकदम सारा जो ज़िंदगी का साइकिल है डिस्टर्ब हो जाता है। ये बैलेंस कैसे रखें हम कि हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें और बचते चले जाएं दिल की बीमारियों से? देखिए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिल की बीमारी के होने से पहले कुछ स्टेप्स ऐसे लिए जाएं जिससे दिल की बीमारी से बचा जाए। क्योंकि दिल की बीमारी अगर एक मरतबा हो जाती है तो इन मोस्ट केसेस इट्स नॉट क्योरेबल, ट्रीटेबल है, यानी उसका आप इलाज कर सकते हैं लेकिन उसका मुकम्मल खात्मा नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि दिल की बीमारी होने से पहले कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं जो कि दिल की बीमारियों से बचाव फराहम करें। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स जिसका मैंने जिक्र किया, मसलन डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनके लिए अपना टेस्ट करवाना ताकि ये पता चल सके कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं। उसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्ली वेस्ट से ज़्यादा ख़राब हैं। उनमें एक तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है जो वेस्ट की निस्बत बहुत कम है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में। दूसरी जो चीज़ है वो है बेसिकली हमारे यहाँ ग़िज़ा, और हमारे यहाँ ग़िज़ा में ख़ास तौर पे जो है वो चीनी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके अलावा फ्राइड चीज़ें, बेकरी आइटम्स, ठोस चिकनाई का इस्तेमाल है। और अब रिसेंटली जो है वो ख़ास तौर पे बच्चों में और यंग एज में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड या फ्रोज़न फूड या जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है।
तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं दिल की बीमारियों में। अच्छा डॉक्टर और साहब, अगर ये हमने आपने मेंशन दिल की किया बीम- छोटे जी। बच्चों में जो ईटिंग हैबिट्स हैं या पैटर्न्स हैं, आप पहले हम सुनते थे या देखते भी थे कि बड़ी एज में जाके या प्लस 40s या 50s में जाके लोगों को हार्ट के मसाइल होते थे। अब बहुत यंग एज में लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, इसकी रीज़न ये भी हो सकती है? जी बिल्कुल, यानी वैसे तो दिल की बीमारियां मुख्तलिफ नौइयत की होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो पैदाइशी होती हैं बच्चों में, और कुछ होती हैं जो यंग एज में इन्फेक्शंस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं जो दिल को असरअंदाज को मुतासर करती हैं। लेकिन उसके अलावा हम ये देख रहे हैं ये ट्रांजिशन कि जो है वो दिल की बीमारी हमारे ख़ास तौर पे साउथ एशियन पॉपुलेशन में एक तो वैसे ही वेस्ट की नस्बत 10 साल पहले जो है वो डेवलप होती है, और अब हम देख रहे हैं कि इवन ज़्यादा यंगर लोगों को वो अफेक्ट कर रही है। और उसमें अगेन वही वाली बात है कि हमारा लाइफस्टाइल जो 30-40 साल पहले था, वही हमारी है। ग़िज़ा, अच्छा, हमारी इसमें फिजिकल कुछ एक्टिविटी बड़े बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते अब मैं इलाज के हवाले से आपसे पूछूंगा जब हम वापस आएंगे। एक ब्रेक लेनी है कि पाकिस्तान में किस क्वालिटी का इलाज इसका मौजूद है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, अद्वियात स्टेंट्स को लेकर पाकिस्तान उसको बनाना शुरू कर रहा है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। विद दैट हमारा नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप करें हमें। अगर कोई सवाल आपका है तो हम इंशाल्लाह वो भी पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कि हद तक इसको महदूद रखें। हम PAC भी गए, वहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की, पूछने की कोशिश की कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं लोगों की जिसको लेकर वो आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक सवाल हमारे पास एक पाकिस्तानी शहरी का मौजूद है, उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, हमने कहा आपको दिखा दें, डॉक्टर साहब से फिर राय ले लेते हैं। जनाब, मैं जी PAC आया था अपने अंकल को लेके। उनको कुछ सिम्टम्स ऐसे थे कि हमें जो है वो हमारे करीबी डॉक्टर ने बताया था कि उनको सिम्टम्स हैं हार्ट के, उनके पेन हो रही थी। तो उनको जो है वो अपने हम जो है इलाके में उनको चेक कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि माइनर सा है, कोई मसला नहीं है और ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। फिर हम उनको PAC ले आए और यहाँ पे लाहौर में हमने उनको चेक करवाया, और तो डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत सीवियर कंडीशन में हैं और ये वो। तो डॉक्टर साहब, ये पूछना ये था कि ये हमारे दो मुख्तलिफ डॉक्टर्स जो हैं वो दो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, तो मेरी समझ से बाहर है कि मैं किसकी बात को अंडरस्टैंड करूं। तो मतलब मुझे इस पे बताइएगा कि मुझे जो है वो इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कहाँ से होगा और मैं किसके पास जाऊँ। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो सवाल इन्होंने किया है भाई ने, वो कह रहे हैं कि सिम्टम्स थी, दो डॉक्टर्स ने दो मुख्तलिफ बातें की हैं, कन्फ्यूज हैं वो इस सूरत हाल को लेकर, और इस पर क्या राय देंगे आप इस सूरत हाल पर? जी, इस तरह की सूरत हाल में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जैसे इन्होंने बाद में दिल के एक बड़े अस्पताल में जाकर जो है वो अपने रिलेटिव का मुआयना करवाया है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रिलायबल जो तजवीज़ होगी या राय होगी वो डेफिनेटली वहाँ की होगी जहाँ दिल की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो मेरा मशवरा यही होगा कि अगर वो इतने बड़े अस्पताल में लेकर गए हैं जो दिल का अस्पताल है, तो वहाँ जो डॉक्टर्स तजवीज़ कर रहे हैं उस राय पे इनको अमल करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी मरतबा होता है कि जब आप किसी फिजिशियन के पास जाते हैं या किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो हो सकता है शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग दिल की बीमारियों के मुतालिक इतनी अच्छी ना हो। तो उस हिसाब से ये कि दिल के अस्पताल में दिल के स्पेशलिस्ट से जो है वो इलाज करवाना, उनसे राय लेना वो ज़्यादा मुनासिब होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि हम बात करते हैं लोगों, आम शहरियों की या आम पाकिस्तानियों की, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं हमारे जिनको हम प्रॉपर्ली क्लियर नहीं कर पाते। हम अपने टोटके आजमाते हैं या हम उस तरह से उसको सीरियसली नहीं लेते। कितनी ज़रूरी है अवेयरनेस लोगों में इस हवाले से और इस चीज़ को सीरियस लेना? और एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं साथ, जो छोटे बच्चों के अंदर 1/3 पॉपुलेशन के बारे में हमें पता चला है कि छोटे बच्चों के अंदर पैदाइश के वक्त दिल की बीमारी होती है। डॉक्टर साहब बिलखुसूस इस पे जरा हमें बताइएगा। जी, एक तो जहाँ तक घरेलू इलाज का ताल्लुक है या किसी के मशवरे पे इलाज करना, वो वैसे ही कि आपकी गाड़ी ख़राब हो और आप किसी रिश्तेदार से पूछें कि भाई मेरी गाड़ी कैसे ठीक होगी। सो जिसका काम है उसी से मशवरा लेना चाहिए। हम अक्सर समझते हैं कि जो टोटके होते हैं वो बेज़रर होते हैं, कोई किसी ने मशवरा दे दिया कोई दवाई खाने का, कोई चीज़ इस्तेमाल करने का, तो हम उस पर फ़ौरी अमल कर लेते हैं। लेकिन समझना ज़रूरी है कि दिल की बीमारी काफ़ी सीरियस मसला है और इसको अगर हम नज़रअंदाज करेंगे और उसको अगर प्रॉपरली ट्रीट वक्त पे नहीं करेंगे तो ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। जहाँ तक बच्चों के अमराज का ताल्लुक है, तो एक तो बच्चों में अमराज होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, जैसे दिल में सुराख है या इस तरह की प्रॉब्लम, तो वो निस्बतन एक जिसे कहते हैं कि दिल की बीमारियों में एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है बीमारी का। जो अभी आप बात वैसे कर रहे थे कि 1/3 बच्चों में, वो तो बेसिकली है कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं
उनमें आगे चल के यानी बड़ी एज में दिल की बीमारी डेवलप होने का रिस्क 33% के लगभग है। यानी ये कि अभी अगर हम कहते हैं कि भाई जो है वो लोगों में दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आगे चल के फ्यूचर जनरेशंस में ये बीमारी और ज्यादा बढ़ जानी है, तो एहतियात जरूरी है। तो ये जो बात हो रही है वक्त चूंकि कम है, कतई कलामी की माजरत, तो मैं चाहता हूँ कि इलाज के हवाले से जरा हमें बता दें। लोग कंफ्यूज रहते हैं खासतौर पे स्टेंट्स को लेकर, कहाँ से डलवाएं, बाहर से मंगवाएं, असली नहीं मिलते। इलाज के हवाले से क्या रिकमेंडेशन है आपकी? दिल की बीमारी हो गई, पता चल गया, क्या रिकमेंड करेंगे आप, क्या करें? देखिए, दिल की बीमारी अगर हो गई है तो इलाज जो है वो हमेशा दिल के अस्पताल से करवाना चाहिए, ऐसे अस्पताल जहाँ दिल के अमराज के माहिरीन मौजूद हों। और जहाँ तक आपने बात की स्टेंट्स की, स्टेंट्स बिल्कुल पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और वही स्टेंट्स अवेलेबल हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और मेजॉरिटी जो है वो FDA अप्रूव्ड होते हैं या यूरोपियन CE मार्क्ड स्टेंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ स्टेंट्स अच्छे मौजूद नहीं होते, और तकरीबन हर अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, वहाँ स्टेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन माहिर अमराज़ क़ल्ब का जो प्रोसीजर के हवाले से बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। टाइम इज टू शॉर्ट। डॉक्टर साहब, आज के दिन के हवाले से एक तो शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। कोई मैसेज आप देना चाहें तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम दुनिया को हमारे प्लेटफॉर्म से, क्विकली सर? जी, उसमें मैं जिस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज, जो वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद है वो बेसिकली प्रिवेंशन है। और घरचे ट्रीटमेंट ऑप्शंस पाकिस्तान में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जो ये ट्रीटमेंट फराहम कर रहे हैं, लेकिन इससे बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंशन का रास्ता इख्तियार किया जाए। ये वैसे ही है कि जैसे जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ डॉक्टर जावेद ताई मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। और हमने ये स्पेशल नशिस्त आपके लिए प्लान की। बड़ा गहरा ताल्लुक है दिल की बीमारियों से, डायबिटीज़ का, दीगर मामलात का। ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, दिल को सेहतमंद रखिए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। तेरी दहलीज पर सजा आए, फिर तेरी याद पर चढ़ा आए, बांध कर आरजू के पल्ले में हिज्र की राख और विसाल के फूल। वोल्केन ग्लेशियर तहसील गुजाला पर हुंजा का एक ऐसा ग्लेशियर है जिसके हैबतनाक पानी कराकोरम हाईवे के नीचे से गुजरते हैं। ग्लेशियर का कुछ हिस्सा कराकोरम हाईवे से नजर भी आता है। सफर शर्त की इस किस्त में चलिए वोल्केन ग्लेशियर के बिल्कुल पास, इतने पास कि जहां सर्द हवाओं से मुंह से निकले लफ्ज जम जाए। मुनीर नियाजी की जो नज़में हैं उनमें जंगल में धनक का एक तस्वुर मिलता है। अगर ये तस्वुर को, इस तस्वुर को आप हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं तो फिर आपको गिलगित बल्तिस्तान के इन जंगलात में आना पड़ेगा, जहाँ किस्म किस्म के दरख्त हैं, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट होता है, कैफ़े होता है, कोई भी सिटिंग की जगह होती है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक इतनी अच्छी सेंस डेवलप हो गई है कि वो नेचर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते, ख़राब नहीं करते। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कहीं पत्थरों पे रंगो रोगन नहीं हुआ होगा, डब्बे पड़े हुए हैं मुख्तलिफ खाली, ताकि आपका कोई कचरा, कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप उन डब्बों में डालें। बाकी वाटर स्ट्रीम्स हैं तो वो बिल्कुल अपने नेचर में जिस तरह बहती हैं उसी तरह उसको, उनको कोई मोड़ के या उनको कोई आर्टिफिशियल रंग या मसनूई उनको कोई इस तरह का देन, मसनूइयत यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती। गिलगित बल्तिस्तान में जब आप सफ़र करते हैं तो सड़क पर से आप ग्लेशियर्स और बहुत बड़े ग्लेशियर्स, तवील ग्लेशियर्स के पानियों को क्रॉस करते हुए देखते हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि ये ग्लेशियर्स के पानी कहाँ से, यानी किस ग्लेशियर से कहाँ से निकल रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं वोल्केन ग्लेशियर को। ये वोल्केन ग्लेशियर का पानी है जो इस ब्रिज के नीचे से दरिया का हिस्सा बनता है। लेकिन हम इन पानियों के साथ साथ सफ़र करेंगे
वोल्केन ग्लेशियर जो कि ब्लैक ग्लेशियर कहलाता है, काला ग्लेशियर कहलाता है, उसका वो जो मुंह है जहाँ से ये सारा पानी निकल रहा है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो आपको दिखाने के लिए हम जा रहे हैं वोल्केन ग्लेशियर। ग्लेशियर्स को पास से देखने के लिए, उनके करीब जाने के लिए आपको ट्रैक्स करना पड़ते हैं, बहुत लंबा लंबा सफ़र इख्तियार करना पड़ता है। ग्लेशियर्स के ऊपर बहुत तवील ट्रैकिंग है। नॉर्थ पोल के बाद पाकिस्तान में दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स हैं, लेकिन वोल्केन ग्लेशियर इस लिहाज से बहुत ही कमाल चीज़ है कि इसके लिए आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा ट्रैक नहीं करना। वोल्केन में आप आते हैं, वो सामने सड़क है और वहाँ से आप यहाँ से ऊपर वोल्केन ग्लेशियर की जानिब जाते हैं। अगर आप इस ट्रैकिंग में और इस हवाले से बिल्कुल नए हैं तो फिर मेरी एडवाइस है कि बेशक आप वोल्केन ग्लेशियर ही क्यों ना जा रहे हों, मेरा ख्याल है कि आपको लाजमी गाइड साथ ले लेना चाहिए लोकल। सड़क पर से वोल्केन ग्लेशियर का रास्ता बज़ाहिर आसान नज़र आता है, लेकिन दरमियान में कुछ रुकावटें काफ़ी मुश्किल हैं। बेहतर है कि मकामी अफराद से पूछकर मुतबादल रास्ता इख्तियार किया जाए जो आसान भी है और मुख्तसर भी। इस वक्त हम काफ़ी बुलंदी पर आ चुके हैं और हमारे पस मंज़र में वोल्केन ग्लेशियर है, ब्लैक ग्लेशियर। यहाँ हमारे बिल्कुल इस साइड से एक वाटर चैनल जा रहा है जिसको मकामी ज़बान में कुल कहते हैं। और जितना भी गिलगित बल्तिस्तान की जो ये रगड ब्यूटी है, इसके अंदर जो ग्रीन ब्यूटी है, वो तमाम ग्रीनरी, वो तमाम सब्ज़ा इन्हीं वाटर चैनल्स की वजह से है। लेकिन अनइमेजिनेबल ये जो एफर्ट है, इंसानी काविश है, ये किस जगह से कुल लेके आते हैं। अभी ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जब हम ऊपर आए तो एकदम हमें ये कुल नज़र आई। अब ये कुल जो है ये आगे किसी वोल्केन की किसी गांव में जा रही है और बल्कि ज़ीशान हमारे पीछे वो एक गैंटी या वो कुदाल पड़ा हुआ है, तो मतलब वो लोग आते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं। यहाँ से किसने चोरी करनी है मेरे दोस्त? बहुत मुश्किल है। रिसर्च अच्छी है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं पहली दफ़ा यहाँ वोल्केन आया हूँ और ये आप बता रहे हो कि ये पानी इधर से निकलता है और फिर ये वोल्केन के गांव में जाता हुआ सारा सब्ज़ा कर देता है। जी। अगर मलिक ऐसी ख्याल आया, कभी हमने ये सोचा कि किसी की याद से बहने वाला एक आंसू जो आँख में आता है वो कहाँ से ट्रैवल करता है, वो कहाँ से चलता है और कैसे हमें सरसब्ज़ शादाब कर देता है। याद रखना, आंसू सरसब्ज़ शादाब करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे। हम कहते हैं कि हम बंजर हो जाते हैं। नहीं 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 मेरे भाई, किसी की याद में रोना ही तो आपको आबाद करता है। वो आंसू कहाँ से ट्रैवल करता है वकार? मैं एक थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ हैं, इनके अंदर सारी खूबसूरतियाँ इन्होंने अपने अंदर समेट ली हैं। वाहिद जो इनके अंदर कमी और कजी है वो ये है ज़ीशान, ये आपकी कॉमेडी, ये आपकी ये जो संजीदा डायलॉग्स हैं, ये शायद ये नहीं समझते। और अगर ये समझते होते तो अब तक ये सरे बसजूद होते। आपको नहीं लग रहा कि ये सरे बसजूद हैं? नहीं लग रहा? ये आगे वोल्केन ग्लेशियर है। चलें चलें। नाजरीन, इस वक्त हम वोल्केन ग्लेशियर के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। ब्लैक वन, द ब्लैक ग्लेशियर। और ग्लेशियर जो है इसके पास जाना एक बहुत बड़ी फ़न एक्टिविटी है, लेकिन सेफ्टी के साथ, क्योंकि उसके ऊपर मुसलसल पत्थर गिरते रहते हैं
उनसे बच के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना होता। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे आप बिल्कुल ग्लेशियर के पास जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल एकदम ड्रॉप होता है, यानी वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ कुछ और है। और अगर हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये बिल्कुल माइनस की तरफ चला जाएगा। जब रोड से गुजर रहे होते हैं तो आपके वहम गुमान में भी नहीं होता कि ये जो ब्लैक सी चीज़ नज़र आ रही है ये बेसिकली बर्फ़ है, और ये बर्फ़ का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जिससे ये सारा पानी जो है बह रहा है। अरे ये तो ब्रिज है भाई, लेकिन पता है ब्रिज को देखो तो सही। देखिए कहाँ कहाँ ब्रिज है, कोई आइडिया होता है? क्या आइडिया होता है? कुछ भी आइडिया नहीं। ये हमने सोचा था कि ये इस साइड पे ब्रिज होगा। ओह, ये हमारी डिस्कवरी तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स नहीं, मतलब लोकल्स का है, लेकिन मैं ये क्रेडिट लेना चाहता हूँ। यहाँ एक जगह ऐसे निकला है जहाँ पे एक ब्रिज था और वो आज से पहले बनाने वाला भी मर चुका था, तो चलने वाले हम ही। हाँ, कुछ ऐसा है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मुल्तान में मौसम खुश और गर्म रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था, काफ़ी पहले हमने कहा था कि जब वापस आएंगे तो अगले पूरे आवर के अंदर भी इसको बिल्कुल पावर पैक रखेंगे। दिल की बात करें हम, आज वर्ल्ड हार्ट्स डे है और उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इस सेगमेंट को भी, इस घंटे को भी हमने कुछ ऐसे ही प्लान किया है। कैसे किया ज़रा बता दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आपके साथ आज हम आपकी डाइट को डिस्कस करेंगे कि हार्ट पेशेंट्स के लिए कौन सी डाइट अच्छी है, कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है। और कोल किचन में भी कुछ हम ऐसा ही बनाएंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे सेट पर आ चुके हैं। हमने एक प्रॉपर माहौल बनाया कि आज हम वर्ल्ड हार्ट डे को प्रॉपर्ली अवेयरनेस दे रहे हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सहर चावला जो कि माहिर ग़िज़ाइयात है, न्यूट्रिशनिस्ट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सहर फॉर ज्वाइनिंग। इसके साथ साथ जी हमारे साथ होंगी खुशी भट्ट जो हमें बताएंगी एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच खुशी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और कोल किचन में आज यूजुअल शेफ नुमान है और बहुत सारी सब्जियां कलरफुल सी अपने आगे रखी हुई है इन्होंने, और ये हमें बताएंगे। दूसरे कैमरे के पीछे छुप गए शेफ नुमान लेकिन हमने दिखा दिया। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही माहौल इसलिए हमने बनाया कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्रेस उसका ख्याल रखता है। इससे पहले कि हम डॉक्टर सहर से बात करें, नोमान की तरफ जाएं, खुशी की एक्सरसाइज देखें, जज्बात के इज़हार की जब भी हम बात करते हैं ना डियर व्यूवर्स, तो अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए मुसव्विरी एक बेहतरीन जरिया है। हम इस वक्त जो बात करने जा रहे हैं वो 13 साल एक पाकिस्तानी तालिबा है, उनका नाम है फातिमा फराज। और इतने मुनफरद तरीके से वो इजहार करती हैं अपने इस आर्ट का कि उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के बाद जो खतरात पैदा हो रहे हैं उसको वो आर्ट के जरिए कन्वे करती हैं लोगों को, पिक्चर्स बना के दिखाती हैं। ज़मीन के दर्जा हरारत का बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, बेमौसम बारिशें होना, दरियाओं में तुर्यानी और मौसमियाती तब्दीली के दीगर जो मामलात हैं, इस हकीकत को अपनी पिक्चर्स के जरिए उजागर करती हैं। और ये सिर्फ 13 साल की हैं और ये पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस करती हैं अपने जज्बात को, जो भी ये सोचती हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। फातिमा फराज हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात भी करेंगे। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने हमें ज्वाइन किया। 13 साल फातिमा है और कल 15 साल उस वक्त थी, आज 13 साल फातिमा है। आपने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुसव्वरी को जरिया बनाया। किस तरह से ये ख्याल आया और क्या बेसिकली इसके पीछे आइडिया या कॉन्सेप्ट था? बचपन से बनाती थी और मुझे लगता है कि इंसान पेंटिंग या किसी तस्वीर को देखता है वो बहुत जल्दी समझ जाता है। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत अहम मसला है, मैं चाहती थी कि लोग इसके बारे में बहुत आसानी से जान सके, तो मैंने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर। दैट्स अमेजिंग, इतनी छोटी सी उम्र में शुरू कर दिया क्लाइमेट चेंज के लिए काम, और आप तो बहुत बड़ा काम करी हैं। आपके जो एज फेलोज हैं बच्चे, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास, उनको क्या मशवरा देंगी आप? मेरे सब के लिए यही पैगाम होगा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो आजकल का एक बहुत अहम मसला है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा और हमारे पास बहुत कम वक्त बाकी है, वरना हमारे पास कोई और सहारा नहीं है, हमें इस पे ही अपनी जिंदगी बसर करनी होगी। तो इसलिए हमें इसको बचाने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए और हम अपने सहारे को बचाने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कम वक्त बाकी है। तो तमाम यूथ के लिए और यंगर जनरेशन के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि अब
भी उठे और अपने सियारे को बचाने के लिए काम करें। हम खुद इतने मोटिवेटेड और एक्साइटेड होते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप 9th क्लास की स्टूडेंट है, लेकिन आपकी सोच, आपका जो आइडिया है वो बहुत बड़ा है। पेंटिंग्स के जरिए लोगों को क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस देना, इट्स अ बिग थिंग। कैसा फीडबैक है आपका? पहले तो मैंने जब शुरू की लोगों ने भी कोई इतना अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि उनको पता नहीं था कि असल में है क्या। लेकिन फिर जब कराची में सैलाब आए और ऐसे मसले हुए और वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए, तो उन्होंने मेरे पेंटिंग्स को भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया। वो उन्होंने भी अप्रिशिएट करना, या वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो इनसे इंस्पायर हुए या उनको पता चला कि क्लाइमेट चेंज के बारे में और उसके बुरे असरात के बारे में। बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के। इतने टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, लेकिन जब हम अपने मुल्क का फ्यूचर दिखाते हैं आपकी सूरत में, इट लुक्स अमेजिंग। गवर्नमेंट की सुपरविजन है। फातिमा, आप जैसे बच्चों को आप पौधे भी लगाती हैं, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के लिए भी काम करी हैं। गवर्नमेंट क्या करे आपके लिए, क्या एक्सपेक्ट करी हैं आप? मैं अपनी टीम इको गार्ड समेत मुख्तलिफ जगहों में पौधे लगाती हूँ और मेरे गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि स्कूलों में सबसे पहले क्लाइमेट एजुकेशन को कंपल्सरी किया जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि क्लाइमेट चेंज असल में एक बहुत अहम मसला है और हम सबको इसके ऊपर काम करना होगा। तो ये गवर्नमेंट का एक काम है जो कि वो करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा जो हमारा बिलियन ट्री सुनामी कैंपेन शुरू हुआ है, तो इसके हवाले से मेरा यही पैगाम होगा कि वो ट्रीज लगाए जो उस माहौल या उस जगह के साथ सूटेबल हो और वो ना लगाए जो कि ना हो। दूसरा यही कि मास मीडिया कैंपेन्स चलाए जाए ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। जबरदस्त फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप हमारे शो का हिस्सा बनी। बहुत सारी यंग बच्चियां ऑन एंड ऑफ हम अपने शो पे इनवाइट करते हैं और कितनी खूबसूरत बात इन्होंने की कि क्लाइमेट एजुकेशन के ऊपर काम, सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए इसको, इस पे काम होना चाहिए। रिसर्च ओरिएंटेड काम करिए। वी आर प्राउड ऑफ यू फातिमा एंड ऑल द किड्स जो कि इस हवाले से काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे डाइट न्यूट्रिशन की, और सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। सहर, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, हम इस हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं। हमने हर तरह के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना है। डाइट हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत जांच तोल कर आपको डाइट लेनी पड़ती है। सो क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या आपको अवॉइड करनी है, इस हवाले से क्या बताएंगे? जी, दिल की जो बीमारी है उसके जो दो मेजर कॉजेज़ हैं, जो दो मेजर रीजंस हैं आपके पास, वो आपके पास जीन्स आ जाते हैं, यानी अगर आपकी फैमिली में डिजीज़ रन करे, और दूसरी आपके पास डाइट आ जाती है। खुशखबरी ये है, नवीद ये है कि अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी जेनेटिक बीमारियाँ, यानी जो फैमिली की वजह से बीमारी ट्रांसफ़र होनी है, उसका रेट भी कम कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं पेशेंट्स को, लोगों को एजुकेट करूँ और आपको गोल बता दूँ कि आपने डाइट में किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, जिसको सिलेक्ट करके आप हेल्दी रह सकते हो, जिसको अवॉइड करके आप हेल्दी नहीं रह सकते। जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, हार्ट की डिजीज़ की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, उन्होंने अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि उनका फाइबर कंटेंट हाई हो। हमारी जो जितनी भी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से और ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने से और शरियाने ब्लॉक होने से ज़्यादा होती है। अगर आप अपनी डाइट में उन चीज़ों का इंतखाब करते हैं जिसमें फाइबर हाई है, तो फाइबर का काम क्या होता है? रोके, क्योंकि शेफ नुमान ने हमें कुछ ड्रिंक सर्व किए हैं, तो शेफ नुमान बता भी दो यार, ये क्या है? आज जैसे कि आपको पता है हार्ट डे है, तो इसके ऊपर स्पेशल मैंने ड्रिंक्स तैयार किए हैं। ये प्लम्स के साथ फ्रेश, और इसमें हनी ऐड की है। हनी भी आपके हार्ट के लिए बहुत बेहतर होता है। और इसके अंदर आलमंड्स डाले हैं मैंने फ्रेश, और क्रश करके इसका वाटर, और साथ ही मैंने वो फ्रेश ग्रेप्स के साथ बनाया है। इसमें रेड ग्रेप्स का भी बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है, और रेड ग्रेप्स भी आपके हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। वेलकम बैक टू यू। हमें तो लगा आप कुछ कुक भी करें हमारे लिए। ओके, वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने एलिमेंट्स की बात की है, कहते हैं कि जो भी एक नेचुरली ये बात है कि जो चीज़ जिस जिस्म के ऑर्गन के शेप के मुताबिक होती है, उसके लिए एलिमेंट्स के बारे में कहा जाता है कि आपके हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। इज इट सो? एलिमेंट्स भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और वॉलनट्स भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारे टैलेंटेड शेफ ने जो भी चीज़ें डाली है, मैं तो सबका ब्रेक डाउन करना चाहूँगी। जो आपके पास वॉलनट्स और आपके एलिमेंट्स होते हैं, उसमें एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सोजिश से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ हैं उसको कम कर देती है, जिसमें आपकी हार्ट की बीमारी भी आती है। अभी मैंने फाइबर की बात की थी कि जो हार्ट के पेशेंट्स फाइबर से भरपूर खाना लेंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कम रहेगा। एलिमेंट्स और वॉलनट्स में फाइबर
फाइबर होता है। आलमंड्स और वॉलनट्स में आपके पास हेल्दी प्रोटीन होता है, तो आलमंड्स और वॉलनट्स का हैंडफुल तो रिकमेंडेड है। डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी ड्राई फ्रूट ज्यादा नहीं खाने, आपने ये गर्म होते हैं, इसकी तासीर गर्म होती है, बच्चों को नहीं देने, बड़ों को नहीं देने, ये कॉन्सेप्ट किस हद तक ठीक है? तासीर गर्म होने से मुराद ये होता है कि इनका कैलोरी कंटेंट ज्यादा होता है। कैलोरी कंटेंट तो इनका ज्यादा होता है, लेकिन एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, नॉर्मली मैं लोगों को ये ब्रेक डाउन दे देती हूँ कि दिन में 10 बादाम और 3 अखरोट तक हर हेल्दी बंदे के लिए, और जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, बिल्कुल इवन इन समर्स, ये मिथ है जी, प्लीज मैं इस मिथ को ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस बात की जिम्मेदारी मैं खुद ले रही हूँ कि सर्दियां हो या गर्मियां हो, आप 10 बादाम और 3 अखरोट दिन में हार्ट पेशेंट्स खा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल करने दीजिए मुझे, हम तो बात करें उस डाइट की, वैसे ही इतनी महंगी चीजें होंगी, ये बेचारे गरीब लोग नहीं ले सकते, मुझे वो सबसे सस्ती ग़िज़ाएं बताएं जो आम आदमी खाए, सस्ती भी हो और उसके दिल के लिए भी अच्छी हो। 10 रुपए का एक केला आता है, ठीक है, केला इज अमेजिंग फॉर हार्ट। केले में आपके पास याद रखिए कि जिस भी खाने में पोटेशियम का कंटेंट ज्यादा होगा वो जिस्म में सोडियम सॉल्ट कम करेगा। सारे पोटेशियम से भरपूर खाने हार्ट पेशेंट्स याद रखें उन्होंने खाने हैं। केले में पोटेशियम ज्यादा होता है, फाइबर की मैं फायदे बता चुकी हूँ वो ज्यादा होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। एक और जल्दी से बता दीजिए, मैग्नीशियम आपके पास ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमने वापस आना है, डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। खुशी हमारे साथ है, शेफ नमान है, हम ये ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं, आप ब्रेक एंजॉय करें। वापस आ गए। अच्छा, वेलकम मैंने करना था। वेलकम बैक, कैसे हैं आप? डिसाइड करके बैठे थे आप वेलकम करेंगे और एक्चुअली आई वाज राइटिंग समथिंग। जी, वेलकम बैक, क्या हाल है आपके जी? आई होप यू एंजॉयिंग दिस एपिसोड, दिस स्पेशल एपिसोड। और हार्ट डे के हवाले से जो की बात हो रही है, और करें बात अब। अच्छा, याद हमारे साथ। हाँ जी, सहर से पूछते हैं। अच्छा सहर, अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, कुछ यहाँ पर वेजिटेबल्स भी हैं जिनके हवाले से आप बताना चाह रही थी कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहतर है। तो फ्रूट्स की हमने बात की, वेजिटेबल्स की बात की, ड्राई फ्रूट्स की, आप क्या बताइए? जी, वेजिटेबल्स का लिए भी एक छोटा सा हैक है सिलेक्शन के लिए। आपने 0 कैलोरी फूड्स सिलेक्ट करने होते हैं। 0 कैलोरी का मतलब है जिस भी वेजिटेबल में, सब्जी में कैलोरी कम होगा उसमें फाइबर ज्यादा होगा। जिसमें हमारे पास पालक आ जाती है, जो कि मैं देख रही हूँ वहाँ पे पालक के पत्ते पड़े हैं। हमारे पास ब्रोकली आ जाती है, एस्पैरगस आ जाता है, सेलरी जिसको अजवाइन का पत्ता जिसको आप कहते हैं वो आपके पास आ जाती है। ठीक है, अब ये होता है कि इन खानों में क्योंकि कैलोरी कम होती है तो ये आपके हार्ट पर बर्डन, कोलेस्ट्रॉल पर, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते, और फाइबर ज्यादा होता है तो आपका हाजमा भी अच्छा करते हैं, पेट भी ज्यादा देर तक भरा रहते हैं, और जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करते हैं। इसके अलावा क्योंकि पालक पड़ी, मैं उसकी अफादियत मजीद बताना चाहूंगी, उसमें विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए भी होता है। ये बॉडी के जो हार्मफुल रेडिकल्स हैं जो दिल के सेल्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं, ब्लड वेसल्स को, शरियानों को, उससे नुकसान से बचाते हैं। और इसमें आपके पास कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जो आपकी हार्ट को रिलैक्स करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, शरियानों में खून की जो रवानी है उसको अच्छा रखता है। सॉरी, मैं फास्ट फूड के हवाले से पूछ रहा हूं। यंगस्टर्स बहुत खाते हैं, पिज्जा बहुत खाते हैं, बर्गर्स बहुत खाते हैं, आपको पता ही है, हम रेस्टोरेंट्स में हम खुद इवन, क्या करें, इससे बचें कैसे? हैबिट्स बन गई हमारी बुरी हैं, क्या सारा ही फास्ट फूड बुरा है या कुछ ऐसा है जो खा लें तो इट्स ओके? या बाहर जाए तो क्या खाएं? एवरीवन विल हेट मी फॉर दिस, बट सारा ही फास्ट फूड बुरा है। ठीक है, आप अपने चीट डेज रखें, ठीक है, मतलब महीने में 2 या 3 दिन आप बिंज करें, लेकिन जो भी खाना मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ, ठीक है, मैं सब हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, जो भी खाना एक बार तल गया, मैं आपको इतना बता दूं कि जब खाना तल जाता है उसमें एक चीज पैदा हो जाती है, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आपकी बॉडी में हार्मफुल रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का तहलका मचा देते हैं, जो दिल से लेके हर ऑर्गन के सेल्स को, तल गई है वो आपके दिल के लिए ठीक तल गई है वो आपके दिल के लिए ठीक नहीं है। हमें तो वैसे आम सालन में भी तड़का चाहिए। एक बात बड़ी पॉइंट है, जो कुकिंग ऑयल के मुख्तलिफ फैट्स आते हैं, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, 100% खा ले, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन, जॉगिंग करते, तो कोई भी कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी आपके लिए ठीक नहीं है दिल के लिए। 3 चीजें, देसी घी, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, सिर्फ ये दिल के मरीजों के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा दिल के मरीजों के लिए कोई भी सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सीड ऑयल, दीज आर नॉट गुड। ठीक है, जो आपके पास कोकोनट ऑयल होता है वो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, देसी घी कम करता है, और ऑलिव ऑयल तो बेस्ट है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप उसको आम रूटीन में अगर अपनी सालन में शामिल करें तो दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर कि आपने आई सुबह सुबह हमारे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से आपने हमारे देखने वालों को भी बताया, और कभी दोबारा भी आपको बुलाएंगे। बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं, सोशल मीडिया पे भी आप इनको हमारे डेफिनेटली एक्सप्रेसो के ऊपर मिल जाएगा ये सेगमेंट भी आपको, और फॉलो भी कर सकते हैं आपको मोर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। अच्छा जी, वंस अगेन थैंकिंग डॉक्टर सहर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट नेक्स्ट? जी बिल्कुल, और वर्ल्ड फूड वेस्टेज डे के हवाले से खाने की बात हो रही है, तो ये भी आपको बताएं कि पहली बार ग़िज़ा के ज़िया के बारे में आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से हम आपको ये भी बताएं कि दुनिया भर में कितनी खुराक सालाना उसका ज़ाया हो जाती है और ये माहौल के लिए कितनी नुकसानदेह है। इस हवाले से मैं आपसे
एंकर बोल रहा हो तो साथ पीते हुए बदतमीजी तो नहीं लगती? नहीं, इट्स ओके, हम डिजिटल रिपोर्ट चला देते हैं। ये मैंने इसलिए पिया है कि मैं बताऊंगा ये है कैसी। डिजिटल रिपोर्ट देखिए आप वापस आते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं सैयद अली गिलानी साहब की, जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं, हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। एक ऐसा नारा सैयद अली गिलानी साहब ने दिया कि हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान हमारा है। हर कश्मीरी इस वक्त ये नारा लगाता है और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के परचम के साथ इस दुनिया से जाना चाहते हैं। व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज। आज उनकी बर्थडे है, 1929 में पैदा हुए, आज उनकी सालगिरह है। बड़ी दिल से हम आज सैयद अली गिलानी साहब को उनकी सालगिरह विश करना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे सैयद अली गिलानी साहब। अच्छा, हमारी बहुत सारी दुआएं अली गिलानी साहब की सेहत के लिए भी। अच्छा जी, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मुझे ड्रिंक पीनी है, बहुत जरूरत पड़ गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक। हम कोल किचन में तो आ गए जी। शेफ नुमान ने कुछ वेजिटेबल्स भी तैयार की हैं, लेकिन शेफ नुमान आपसे जानेंगे, हमारे लिए पहले खुशी से भी जानना बहुत जरूरी है। खुशी जिंदगी में बहुत जरूरी है। दिल की बात हो रही है तो दिल के लिए खुशी क्या बताएंगे आज आप दिल के लिए? आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो मैं उसी से रिलेटेड डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगी और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी दूंगी कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको लाइक कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ठीक है, जल्दी। सो यू नीड टू हैव हाई फाइबर फूड एंड लो कार्ब फूड, लो कार्ब डाइट होनी चाहिए आपकी और हाई फाइबर आपको फूड लेना चाहिए। और एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिसमें स्विमिंग आ जाती है, लाइट जॉगिंग आ जाती है, वॉक जॉग इंटरवल्स आ जाते हैं, यू नो, और लाइट सी ब्रिस्क वॉक आ जाती है। सो यू कैन डू दैट। और डिफरेंट स्ट्रेचेस होते हैं जो आप कर सकते हो इजीली घर पे भी। ये सब के लिए, हर एज क्लास के लिए हैं। खुशी, एक दो स्ट्रेचेस अगर आप हमें बता दें हमारे देखने वालों। यस, आई कैन डू दैट एज वेल। हम कर सकते हैं आर्म सर्कल्स, ठीक है, आर्म सर्कल्स, देन फॉरवर्ड, देन हम स्टेयर स्टेप अप्स कर सकते हैं। यू कैन गो डाउन एंड स्टेप अप। बिल्कुल लाइट एक्सरसाइजेस, लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करनी है आपने। यू कैन गो फॉर प्लैंक होल्ड एज वेल। और ये हर एज ग्रुप के लिए कुछ ऐसा जो हर एज ग्रुप के लिए होता है, खास तौर पे जो खवातीन एज कर जाती हैं, ये हर एज के लिए है। बट आई थिंक सो अगर आप सपोर्ट के साथ भी कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर एज ज्यादा है आपकी तो आप सपोर्ट के साथ कर सकते हो। ये इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो बीइंग फिटनेस एक्सपर्ट इन लास्ट 15 सेकंड्स, क्या आप मैसेज देंगी वर्ल्ड हार्ट डे? आई थिंक सो आपको इफ यू वांट अ हेल्दी हार्ट यू नीड टू एक्सरसाइज। यू नीड टू स्टार्ट मेक श्योर कि ब्लड इज पंपिंग थ्रू योर हार्ट। आपका हार्ट एक मसल है तो इट नीड्स एक्सरसाइज, बीटिंग वेरी गुड। इट मीन्स योर हार्ट इज हेल्दी। आप लोगों ने पहले पूछा था कि क्यों वुमेन कहती हैं कि हम एक्टिव है लेकिन हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, इसलिए एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उनका हार्ट हेल्दी रहे, उनका मसल एक्टिव रहे। बिल्कुल ठीक है। खुशी, थैंक यू वेरी मच। आप चूंकि डेली हम करते रहते हैं तो हम आपको मजीद भी बताते रहेंगे। दिल हेल्दी तो आप हेल्दी, अच्छा खाएंगे तो दिल भी हेल्दी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अच्छा जी, शेफ नोमान तुम जल्दी से बता दो हमें कि क्या है, ताकि मेरे पास 2 स्टोरीज। जी जी बिल्कुल। आज मैंने सोते वेजीज बनाई है क्योंकि अक्सर होता है कि आप वेजीज जो है वो बोरियत हो जाती है। वो कहते हैं बंदा यार रोजाना वेजीज नहीं खा सकता, मतलब कि हार्ट के लिए, हालांकि ये बहुत मुफीद चीज़ है। लेकिन मैंने इसको इस स्टाइल में बनाया है, मतलब हाफ टी स्पून आपने बटर का लेना है, पैन में डाल लेना और आपने
साथ मसाला लेना है, गरम मसाला, ठीक है, वो हल्का सा डाल के ब्लैक पेपर और हल्का सा सॉल्ट डाल के उसको मतलब कि सोते कर लेना है। सोते करने के बाद आप सेपरेट रख के आप बोल में खा सकते हैं। मतलब कि ऐसे इसका ऐसा टेस्ट बन जाता है कि आप बोर नहीं होते। मुझे ऑयल नजर आ रहा है, तो ये ऑयल नहीं, इसका वाटर है। मतलब कि जो वेजिस का पानी है, मतलब ऑयल नहीं है जी, ऑयल लेस ऑयल, बिल्कुल ऑयल नहीं, इसमें बटर का टच है सिर्फ। आज हमने आपको बहुत सारी जो डाइट की चीजें और इनके फवाइद बता दिए कि जो हार्ट पेशेंट्स है, वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हर तरह के फैक्टर्स को हमने मद्देनजर रखा है। बिल्कुल, स्टोरीज वंस अगेन हमारे पास इतना कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह होता है, लेकिन हम कर नहीं पाते टाइम की कमी की वजह से। आज हमने एक कोरियन कंपनी है बिग इट लेबल्स, उसकी बात करनी थी, जिसके शेयर्स में इजाफा हो गया है और टॉप अमरीकी बिलबोर्ड हॉट 100 के अंदर भी वो आ चुके हैं। इन डिटेल्स बात नहीं कर पाए, इंशाल्लाह करेंगे। विद दैट, दुनिया सेहत की बात कर रही है, हम पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। भारत असले पे असला खरीदता जा रहा है और जंग की दौड़ में आगे बढ़ता जा रहा है, खित्ते में ताकत का तवाजुन खराब करने जा रहा है। इस पे भी डिटेल्स पे बात करते रहेंगे। टाइम चूंकि बहुत कम है और मुसलसल कहा जा रहा है कि आप खत्म करें, सो बिल्कुल प्रोग्राम हम इजाजत लेते हैं और एंड पर आपको एक बहुत अच्छी पोइट्री सुनाते हैं। सैयद वसी शाह साहब हमारी टीम का हिस्सा है, उनकी लिखी हुई, उनकी पढ़ी हुई खूबसूरत सी नज्म आज वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर आपके नाम। दिल की हिफाजत कीजिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। जरा सा तो ठहरे दिल, जरा सा तो ठहरे दिल, अभी कुछ काम बाकी है। अभी आंगन में मुझको मोतिये के कुछ नए पौधे लगाने हैं। किए थे उससे कुछ वादे, अभी वो वक्त आना है, अभी वादे निभाने हैं। अभी कुछ शेर ऐसे हैं कि जो मैं कह नहीं पाया, उन्हें तहरीर करना है। अभी कुछ गीत ऐसे हैं कि जिनकी धुन बनानी है, अधूरी सी किसी तस्वीर की तकमील करना है। कई कागज हैं वो जिन पर मेरे साइन जरूरी हैं। जरा सा तो ठहरे दिल, अभी कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बरसों से मेरे जहन में थीं, सोच रखा था उसे एक दिन बताऊंगा, बतानी है। अभी कुछ किस्से ऐसे हैं कि जो उसको सुनाने हैं। जरा सा तो ठहरे दिल, अभी कुछ देर पहले, बस जरा सी देर पहले ही, जरा सी बात पर वो मुझसे रूठा था। जरा सा तो ठहरे दिल, अभी उसको मनाना है, अभी उसको मनाना है। जरा सा तो ठहरे दिल।